कि देश को नफरत से, हिंसा से फायदा नहीं होता है। ये अगर कोई भी हिंदुस्तानी शांति से आंख बंद करके अपने आप से पूछे कि नफरत से, हिंसा से मेरा फायदा होता है या देश का फायदा होता है, उसको अंदर से ही जवाब मिलेगा कि नफरत से, हिंसा से किसी को कुछ फायदा नहीं होता है। मगर हमें देखने को मिल रहा है कि आस्ते आस्ते ये जो मोहब्बत का देश है, इसमें आस्ते आस्ते से नफरत फैलती जा रही है। इसका कारण है, अगर आप किसी भी युवा से पूछो कि आप पढ़ाई करने के बाद क्या करना चाहते हो, तो सारे के सारे युवा आपको कहेंगे मैं जॉब करना चाहता हूं, मैं रोजगार चाहता हूं, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं लॉयर बनना चाहता हूं। मगर देश की सच्चाई है कि आज हिंदुस्तान में अगर हमारा रोजगार चाहिए तो उनको रोजगार नहीं मिल सकता है। ये और जो देश के युवाओं के सपने हैं, उन सपनों को देश के युवा पूरा नहीं कर पा रहे हैं और इसके कारण उनके दिल में नफरत, क्रोध और गुस्सा पैदा हो रहा है। तो भारत जोड़ो यात्रा का सबसे पहला लक्ष्य था, कन्याकुमारी से कश्मीर हम चले और लक्ष्य था कि हम लाखों युवाओं से, माताओं, बहनों से, बुजुर्गों से बात करें, उनके दिल में जो है उसको सुने और उनका हाथ पकड़े और उनके गले लगे। लोगों ने कहा कि आप कन्याकुमारी से कश्मीर गए, मगर बंगाल का क्या होगा, असम का क्या, उड़ीसा का क्या होगा, नागालैंड, मणिपुर, इनका क्या होगा। इसलिए हमने निर्णय लिया कि हम ईस्ट से वेस्ट, मणिपुर से महाराष्ट्र, फिर से भारत जोड़ो यात्रा करेंगे। और इसीलिए आज हम यहां आपके सामने खड़े हैं, सिलीगुड़ी में आपके सामने खड़े हैं। और इतने मोहब्बत से आपने, मैंने कहा भी नहीं, और आपने मोहब्बत की दुकान खोल दी और फ्री में, दिल खोलकर। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। काफी टाइम से ऐसी यात्रा हमने बंगाल में नहीं की है और मैं चाहता था कि मैं आपके बीच में आकर, ऐसे दूर से नहीं, स्टेज से नहीं, हेलो, स्टेज से नहीं, मगर ऐसे आपके बीच में आके आपकी बात सुनो। यात्रा में हम भाषण 15-20 मिनट का करते हैं, मगर 7-8 घंटे हम आपके बीच में आते हैं, किसानों से बात करते हैं, मजदूरों से, युवाओं से बात करते हैं। हमने इस यात्रा में न्याय शब्द भी जोड़ दिया है। पिछली यात्रा भारत जोड़ो यात्रा थी, इसमें हमने न्याय शब्द भी जोड़ दिया है, क्योंकि हमें लगता है कि हिंदुस्तान में नफरत का कारण, हिंसा का कारण अन्याय भी है। आपने देखा कि दिल्ली में जो सरकार है, पूरा का पूरा काम वो इन बड़े उद्योगपतियों के लिए करते हैं। आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट्स, अदानी जी, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, माइंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पावर, सबका सब 2-3 बड़े बड़े लोगों के हाथ में जा रहा है। मगर अगर कोई व्यक्ति है
जो बढ़ाई का काम करता है और सोचता है कि एक दिन मैं फर्नीचर की कंपनी बनाना चाहता हूं, या अगर कोई है छोटा सा मैकेनिक है कि एक दिन मैं ऐसी गाड़ी बनाना चाहता हूं, अपनी कंपनी खोलना चाहता हूं, या एक युवा है जो गरीब है, वो इंजीनियर बनना चाहता है और कहता है मैं इंजीनियरिंग की कंपनी खोलना चाहता हूं, तो उन सब के लिए दरवाजा बंद है। ये जो कंपनी है, ये कौन सी गाड़ी है? टोयोटा गाड़ी है ना? आप समझो, इसका मालिक जापान में मैकेनिक था। मैकेनिक ने काम शुरू किया, आस्ते 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 उसने ये टोयोटा कंपनी बना दी। हिंदुस्तान में कोई भी मैकेनिक ये सपना नहीं देख सकता है। अगर मैकेनिक ये सपना देखेगा, बाकी लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, मगर सत्य है ना? अगर एक बढ़ई ये सपना देखे तो अरबपति लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे कर रहा है। मगर हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान का मैकेनिक, हिंदुस्तान का बढ़ई, हिंदुस्तान का गरीब से गरीब किसान एक सपना देख पाए कि मैं भी गाड़ी की कंपनी बनाना चाहता हूं, मैं भी इंजीनियरिंग कंपनी बनाना चाहता हूं, मैं भी यूनिवर्सिटी खोलना चाहता हूं, मैं भी कॉलेज खोलना चाहता हूं। ये तो ऐसा हिंदुस्तान हम चाहते हैं जिसमें जो काम करता है उसकी इज्जत हो। आजकल मुझे कहना अच्छा नहीं लगता है, मगर जो दलाली करता है उसकी इज्जत है, जो काम करता है उसकी इज्जत नहीं है। और अगर हम रोजगार की बात करते हैं, तो जिस दिन जो हमारा हाथ से काम करता है, चाहे वो मैकेनिक हो, किसान हो, बढ़ई हो, जिस दिन उसकी इस देश में इज्जत हो जाएगी, उस दिन आसानी से इस देश के युवाओं को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था। आखिरी बात, सामाजिक न्याय की बात करना चाहता हूं। और आप देखें तो जो हमारे आदिवासी भाई हैं, दलित भाई हैं, पिछड़े वर्ग के भाई हैं, बहनें हैं, उनके लिए देश में दरवाजे बंद हैं। तो इसके बारे में भी हमें सोचना है कि कमजोर से कमजोर व्यक्ति, उसको भी लगे देश मेरी रक्षा करता है, उसको भी लगे कि अगर मुझे डर लगता है तो मेरा देश, मेरी सरकार, भैया माइक, तो उसको भी लगे कि मेरे भाई मेरी रक्षा करते हैं। आखिरी बात जो आपको मालूम है, मैं दोहरा देता हूं, जिससे मुझे काफी दुख हुआ। बहुत सारे युवा जब छोटे होते हैं कहते हैं कि मैं एक दिन सेना में जाना चाहता हूं, पैरामिलिट्री फोर्स में जाना चाहता हूं, देश की रक्षा करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे ये बच्ची है, दे दो। अब पहले क्या था, युवा ट्रेनिंग करते थे, आपने देखा होगा सड़क पे 5 बजे दौड़ते थे और फिजिकल फिटनेस बनाकर टेस्ट लेकर आर्मी में, वायु सेना में जाते थे, नेवी में जाते थे। अब वहां आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हमारे युवाओं को एक गारंटी देती थी, कहती थी देखो आपने अपनी जान देश के लिए न्यौछावर कर दी है, तो आपने अगर अपनी जान देश के हवाले कर दी है, देश के हाथों में कर दी है,
तो हम आपको गारंटी देते हैं, जब तक आप जिंदा हो और आपके परिवार के लिए, शहीद होने के बाद आपके परिवार को हिंदुस्तान की सेना, हिंदुस्तान की वायुसेना, हिंदुस्तान की नेवी गारंटी देके आपकी रक्षा करेगी, पेंशन देगी और रक्षा करेगी। मगर आज क्या हुआ है, आज एक नई योजना आई है, उसको सरकार ने अग्निवीर योजना कहा है। अब उसमें देखिए, उसमें कहा है कि हिंदुस्तान का युवा आर्मी को अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाए, और लाखों युवा तैयार हो जाएंगे। मगर अग्निवीर योजना कहती है कि आप आर्मी में आओ, 4 साल के लिए रहो, और 4 साल के बाद 75% मतलब 3 में से 4 युवा आपको हम वापस घर भेज देंगे। 4 में से 1 युवा सेना में रहेगा और बाकी जो 3 हैं वो वापस चले जाएंगे। अगर शहीद होगा, देश के लिए गोली खाएगा, तो जो सेना के लोगों को कॉम्पनसेशन मिलता है, प्रोटेक्शन मिलती है, वो अग्निवीर को नहीं मिलेगी, उतनी नहीं मिलेगी। तो मेरा कहना है कि शहीद 2 तरीके के नहीं होते हैं, शहीद सिर्फ एक तरीके का होता है। सही? ऐसे थोड़ी कि भैया ये दूसरा शहीद को सम्मान एक बराबर होना चाहिए। और अब क्या हुआ, सबसे दुख की बात, 1,50,000 युवाओं ने भर्ती, अग्निवीर योजना से पहले इन 1,50,000 युवाओं को कहा गया कि आपको आर्मी में भर्ती कर लिया गया है, इनको जगह दे दी गई। और उसके बाद 3 साल सरकार, भैया बहुत जोश है मगर मुझे खत्म करने दो, फिर हाँ अभी मुझे बोलने दो। तो सरकार ने उनसे कहा कि भैया देखिए, कोविड का समय है, थोड़ा समय ठहर जाओ, आपको भर्ती कर देंगे। 3 साल उनको ऐसे लटका के रखा, और 3 साल बाद 1,50,000 हिंदुस्तान के युवाओं को कहा कि तुम्हें ना भर्ती होगी, तुम्हारी ना आर्मी में भर्ती होगी, ना तुम्हें अग्निवीर में जाने देंगे। तो इनके साथ अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ है ना। तो ये 50,000 युवा हैं जिन्होंने आर्मी में भर्ती करवा ली थी, इनके खिलाफ अन्याय हो रहा है और ये गलत है। आप बात से सहमत हो? तो ऐसी बातें मैं उठाना चाहता हूं, जो देश में अन्याय हो रहा है, और पूरे देश में हर प्रदेश में अलग अलग तरीके से अन्याय हो रहा है। इसलिए मैं आपसे बात करके, जो आपके दिल में है उसको समझ के मैं आपके सामने और देश के सामने रखना चाहता हूं। बंगाल में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आज आया हूं, और जो आपने मुझे प्यार बंगाल में दिया है, शायद किसी और प्रदेश में मुझे नहीं मिला। तो इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, और आपने अपनी पूरी जो शक्ति है, पूरा जो दम है, आपके दिल में जो मोहब्बत है, आपने पूरी की पूरी इस यात्रा में झोंक दी। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, और ये कभी नहीं भूलूंगा। मेरे लायक और आखिरी बात देखिए, और आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, बंद करने से पहले देखिए, बंगाल एक स्पेशल जगह है, ये आम जगह नहीं है। जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हो रही थी, तो आइडियोलॉजिकल काम, अंग्रेजों से लड़ने का जो आइडियोलॉजिकल काम था, वो आप बंगाली लोगों ने किया था।
ये आप मत भूलिए। मतलब आप इंटेलेक्चुअल लोग हो, आप सोचने वाले लोग हो, आप एक दूसरे के साथ मिलके चलने वाले लोग हो, और आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप ये मत सोचो कि आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती। क्योंकि आप बंगाली हो, इसीलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप देश को रास्ता दिखाओ। आपने रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया, सुभाष चंद्र बोस जी ने किया, विवेकानंद ने किया। तो आप लोगों के अंदर यह क्षमता है। अगर आपने को रास्ता दिखाने का काम नहीं किया, मैं आपको बता रहा हूं, तो देश आपको माफ नहीं करेगा। ये आपकी जिम्मेदारी है और किसी एक व्यक्ति की नहीं है। क्योंकि ये जो आग है बंगाल के हर व्यक्ति के अंदर है, छोटे से छोटे बच्चे के अंदर है। तो आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि नफरत के खिलाफ आपको लड़ना है, मिलके एक साथ चलना है